हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का 14 चैप्टर का ये 6th पार्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे आज ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो, लेकिन मुझे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, स्टूडेंट्स की, कि मैम ये जल्दी से जल्दी चैप्टर फिनिश कर दीजिए प्लीज़। सो आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। साइमन कमीशन क्या था, हम इसके बारे में जानते हैं इस पैराग्राफ में। When the British government realized that they had to bring in some reform to pacify the Indians, they appointed a commission headed by the Sir John in 1928 to review the law and order in India and bring the new reforms। क्या हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, क्योंकि इंडियंस का जो गुस्सा था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि चोरा चौरी जो मूवमेंट हुआ था, जो इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें किस तरीके से पूरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, आप देख रहे थे कि जो इंडियंस हैं उनका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब सोचा कि अब हमें जो लॉ एंड ऑर्डर है उनमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कुछ न्यू रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक कमीशन बैठाई गई, ठीक है, उसमें, और उसके हेड थे सर जॉन साइमन, जो कि 1928 में ये कमीशन बैठाई गई। उसमें क्या हुआ कि जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनको रिफॉर्म किया गया, न्यू रिफॉर्म्स किए, मतलब बदलाव किए गए उनमें। लेकिन क्या हुआ, इस कमीशन का, इस साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया कांग्रेस द्वारा, क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे, इसमें जो मेंबर्स थे इस कमीशन में, वो सारे ब्रिटिशर्स थे, उसमें इंडियन कोई भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो इंडियंस थे उनको इस चीज़ का बड़ा बुरा लगा कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। तो इन्होंने इस कमीशन का बायकॉट किया, इसका बहिष्कार किया। किस तरीके से बहिष्कार किया, जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और वो लोग ब्लैक फ्लैग को वेव कर रहे थे। उनका ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था। द ब्रिटिश पुलिस लाठी चार्ज द प्रोटेस्टर, और जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पुलिस ने जो प्रोटेस्टर थे उन पे लाठीचार्ज किया। इससे ये हुआ कि जो लाला लाजपत राय थे और बहुत सारे लोग उसमें सीवियरली इंजर्ड हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे कि जो लाला लाजपत राय थे, जो उन्होंने कुछ टाइम बाद क्या किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो चोटें इतनी गहरी थी उनके शरीर पे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हैं लाला लाजपत राय जी, और ये हैं सर जॉन साइमन, ठीक है। तो आई होप आपको ये साइमन कमीशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक लाइन, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक एक हर बार बोल के नहीं चलूँगी, आपको खुद भी समझनी होगी ये चीज़ें। द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अब ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था, ये महात्मा गांधी जी द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, उनकी लीडरशिप में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके और भी लीडर थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू एंड द जवाहरलाल नेहरू। ये जितने भी मेंबर थे, ये इस सिविल डिसोबीडियंट इस मूवमेंट के लीडर्स थे, और जो लॉन्च किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। The Congress was now determined to celebrate independence on 26 January 1930 and raise its own flag। अब कांग्रेस ने क्या किया, अब वो अपना फ्लैग लेके इंडिपेंडेंस के लिए तैयार हो गई थी। 26 जनवरी 1930 को वो अपना फ्लैग तैयार कर चुकी थी,
इंडिपेंडेंस के लिए। द दांडी मार्च वॉज फर्स्ट इवेंट दैट टुक प्लेस इन मार्च 1930। जो दांडी मार्च था ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्च था। इसमें देखिए आप क्या क्या होता है। ये फर्स्ट इवेंट था 1930 मार्च में, ठीक है, जो कि क्या किया था गांधी जी ने किया था ये पूरा मार्च। और उसमें जो उनके साथ थे वो 78 सत्याग्रही थे, जो थे वो जो लोग थे वो शामिल थे। मार्च फ्रॉम द आश्रम एट साबरमती टू दांडी ऑन द गुजरात कोस्ट। अब ये जो मार्च थी, ये जो लोग चल रहे थे कहाँ तक गए थे, ये आश्रम गए थे साबरमती के टू दांडी, जो कि है गुजरात कोस्ट तक। ये लोग इतना दूर तक पैदल चले थे, गांधी जी और जो 78 सत्याग्रही जो थे, अराउंड 390 किलोमीटर्स, एंड पिक्ड अप द हैंडफुल टू सॉल्ट ब्रेक द लॉ, सॉल्ट लॉ। जो ये जो लोग थे, जो ये मेंबर थे इस दांडी मार्च के, ये 390 किलोमीटर पैदल चले थे। और क्या किया था कि हाथ में इन्होंने सॉल्ट लिया था, सॉल्ट, ताकि ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सके। द सॉल्ट लॉ stated that Indians could not collect salt from the sea। इस जो सॉल्ट लॉ में क्या था कि जो इंडियंस हैं वो सॉल्ट जो है इकट्ठा नहीं कर सकते, ले नहीं सकते सी कोस्ट से वो सॉल्ट नहीं ले सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही ब्रिटिशर्स जो लोग थे उनसे ही ख़रीदना पड़ेगा, वो भी हाई कॉस्ट में। जो वो हाई कॉस्ट बोलेंगे उसी पे उनको वो सॉल्ट ख़रीदना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं सॉल्ट जो है एक बेसिक नीड है। हमारा खाना हो, हम किसी भी चीज़ में, हमारा जो खाने पीने की जो चीज़ होती है उसमें हर चीज़ में सॉल्ट होता है। तो और अगर हम उसको ही हाई कॉस्ट पे लेने लगे तो मतलब हद ही हो गई है फिर तो ये। तो इस चीज़ का जो गांधी जी तो थे उन्होंने इसको लॉ को तोड़ा था। द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम एंड वुमेन, स्टूडेंट्स, लैंड ओनर्स एंड पीजेंट्स ऑल ब्रोक द लॉ और डिफरेंट प्लेस अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। इस मूवमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक तरीके से कह लो पब्लिसिटी बटोरी थी, क्योंकि लोगों ने जो दूर दूर जो लोग थे वो जानने लगे थे इस मूवमेंट के बारे में। तो और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर खूब हिस्सा लिया था इस मूवमेंट के अंदर। इस लॉ जो गांधी जी और उनके साथ जो 78 सत्याग्रही जो चल रहे थे उसके साथ विमेंस ने, स्टूडेंट्स ने, लैंड ऑनर्स ने, पीजेंट्स ने, इन्होंने सब ने इस मूवमेंट में, इस लॉ को तोड़ने में भरपूर साथ दिया था गांधी जी का। ऑल ब्रोक द लॉ एंड डिफरेंट प्लेसेस अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। और जो जितने भी ऑल डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ तक ये इस लॉ को तोड़ने की जो बात चली थी, जितने भी लोग इस लॉ के बारे में जानते थे और तोड़ना चाहते थे वो अपनी अपनी जगह पर इसको प्रमोट कर रहे थे, उन लोगों में अवेयरनेस फैला रहे थे और ये लॉ को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। थाउजेंड्स वेर अरेस्टेड एंड पुट इनटू जेल बट द मूवमेंट स्प्रेड इन लाइक वाइल्ड फायर। और हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, जो ब्रिटिशर, ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स शांत तो बैठेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अरेस्ट किया था थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को, क्योंकि जो वीमेंस, स्टूडेंट्स, लैंड ओनर, पीजेंट, इतने सारे लोग जो मिल गए थे अभी इस मूवमेंट के अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को थाउजेंड्स की मात्रा में, मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया, जेल में डाला। लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट था ये आग की तरह फैलता रहा था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कंटिन्यू इन 1934। हालांकि जो अरेस्ट कर रहे थे फैल रहा था, इसीलिए ये क्या हुआ 1934 तक ये जो मूवमेंट था ये कंटिन्यू रहा। अलॉन्ग विद सेवरल अदर लीडर वर अरेस्टेड। और गांधी जी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो इनको अरेस्ट किया गया था इस मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक बार ये पैराग्राफ देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा वाला इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज नेताजी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
रिस्पेक्टेड लीडर कौन रहे हैं इस मूवमेंट के अंडर, वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ही ट्रेवल टू रशिया, जर्मनी, जापान एंड ऑर्गेनाइज इंडियन नेशनल आर्मी इन अगस्त 1942। इन्होंने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये ट्रैवल कर रहे थे रशिया, जर्मनी, जापान, इन्होंने खूब ट्रैवल किया और इन्होंने ही इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था 1942 में। इन्होंने जो इंडिया के लिए जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ही बिलीव्ड इन फोर्स एंड पावर टू गेन फ्रीडम एंड मोस्ट ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ये बिलीव करते थे कि फोर्स और पावर से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो उनका जैसे कि गांधी जी जो थे वो पीस एंड ट्रूथ पे लेकर अपनी जो ये स्ट्रगल था, ये मूवमेंट था जो ये कंटिन्यू कर रखे थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे पीस से कुछ होगा। उनको नहीं लगता था कि पीस से कुछ होगा और ट्रुथ से कुछ होगा। उन्हें लगता था कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनको लगता था कि फोर्स से, पावर से हम कुछ भी हासिल कर सकते। उनमें से एक चीज़ जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनको भी लगता था कि फोर्स से और पावर से हासिल की जा सकती है फ्रीडम। और उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने ही ये स्लोगन दिया है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट, एक बार ये देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हमारा इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई इस मूवमेंट के बाद से। द ब्रिटिश एग्रीड टू मेक सम चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। ब्रिटिशर्स जो थे वो अग्री हो गए थे रिफॉर्म्स करने में, चेंजेस करने के लिए, बट इंडियन वांट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन अब भारतीयों को रिफॉर्म्स नहीं चाहिए थे, अब उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। दे वर ऑल्सो वेरी एंग्री बिकॉज द ब्रिटिश हैड अरेस्टेड द मेन इंडियन लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी। लेकिन जो लोग थे, जो इंडियन थे, उनको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, और वो ब्रिटिशर्स थे, गुस्सा भी थे, एंग्री भी थे, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन लीडर्स थे इंक्लूडिंग गांधी जी उनको अरेस्ट कर लिया था। अभी हमने पढ़ा ना कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कि उन्होंने गांधी जी और बहुत सारे ऐसे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। तो इस मूवमेंट में भी यही है कि ब्रिटिशर्स ने लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। द कांग्रेस नाउ लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर इस दौरान क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया 1942 में। और फिर ये जो स्लोगन था, गांधी जी द्वारा एक स्लोगन दिया गया, डू और डाई, करो या मरो। दे वर प्रोटेस्टेड ऑल ओवर इंडिया। और ये जो प्रोटेस्ट था ये पूरे भारत में, पूरे इंडिया में चल रहा था। द ब्रिटिश यूज अ लॉट ऑफ फोर्स अगेंस्ट द पीपल। ब्रिटिशर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो भी अपनी मतलब जद्दोजहद में लगे हुए थे, फोर्स से, जिसे कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद, वो लगे हुए थे। लेकिन वो समझ चुके थे, उनको समझ आ गया था कि अब हम इस पर ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाएंगे इस कंट्री पे, क्योंकि लोग जो थे वो बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो चुके थे। दे डिसाइडेड टू लीव इंडिया। और फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इंडिया गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। अब क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया, तो अब जो इंडिया था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो चुका था ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त को 1947। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। इंडिया हैड टू पे अ प्राइस फॉर दिस फ्रीडम। अब आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही इंडिया को छोड़ दिया होगा? उन्होंने एक डिमांड रखी थी, एक प्राइस जिसे कहते हैं ना, हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी इस फ्रीडम के लिए। इस
फ्रीडम की हमने क्या कीमत चुकाई थी कि हमारी जो कंट्री है, जो भारत है, वो दो हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान हमारे जो देश है वो दो कंट्रीज़ में बट गया। अब इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज, अब इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। मोहम्मद अली जिन्ना, अब जो पाकिस्तान जो हमारी अलग कंट्री बन चुकी थी उस टाइम पे 1947 पे, तो उनके जो लीडर कौन बने थे पाकिस्तान के, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनको इसकी जो लीडरशिप थी उनको दी गई। विदाउट द एफर्ट ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु सफर्ड एंड सेक्रीफाइसेस, अगर कोई एफर्ट्स नहीं डालते, कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते, तो क्या फ्रीडम मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम पाने के लिए एफर्ट्स डाले, सफ़र किया, सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन को लेकर आपको कोई भी डाउट नज़र आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स ज़रूर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं एक्सरसाइज करवा दूँगी, उसकी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन, थैंक यू सो मच।